हेलो एवरीवन, वेलकम टू धार्मिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 10 है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी, और ये यूनिट 8 है आपका नेट के सिलेबस का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से, और कौन से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है और आपको उनके जितने भी नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है एग्जाम के पहले तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक जो है वो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आपका बनता है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन से। इन दोनों ही टॉपिक पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। जनरल एब्रीविएशन में ऑलमोस्ट 300 जो फुल फॉर्म है, 300 से ज़्यादा फुल फॉर्म मैंने आपको कवर कराई है, वो नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसके कुछ वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन की भी आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ से आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे 2 मार्क्स आपके यहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। इस पर भी आपके बेसिक वीडियोस बहुत ही डिटेल्ड में अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आईसीटी एंड गवर्नेंस, एंड आपका एक और टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो दोनों आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका यहाँ से दो मार्क्स का इसमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड किया गया है, या इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो आपका क्रैश कोर्स की वीडियो है, इसमें मैं डिटेल्ड में आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैं बस कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे फ्रेशन अप हो जाएँ और आपको चीज़ें रिमेंबर आप इजीली कर पाओ, उनको रिकॉल कर पाओ। तो इंटरनेट होता क्या है? देखिए, इंटरनेट होता है अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब सारे ही नेटवर्क्स को जब आप एक साथ ग्लोबली कनेक्ट करते हो तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या किस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं? ये लिंक्ड होते हैं एक डिवाइस के थ्रू जिनको हम राउटर बोलते हैं या राउटर्स बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग इसको रूटर्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ सेम है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं आप इसका। देन हम एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। उस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम उन डेटास को ट्रांसफ़र करते हैं। उस प्रोटोकॉल को हम टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। कंबाइनली इनको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोला जाता है। वैसे ये 2 अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, बट ये दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक ऑफ इंटरनेट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेटेड टू इंटरनेट है वो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका www जो कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। वो होता क्या है? ये एक कलेक्शन होता है इंटरनेट साइट्स का दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग अ हाइपरटेक्स्ट इंटरफेस। कोई भी हाइपरटेक्स्ट इंटरफेस के थ्रू अगर आप इंटरनेट साइट्स की कलेक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो, उसी को हम www बोलते हैं। ओके, ये कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स होता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्राउज़र जैसे कि आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये आपके डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं और ये आपके कंप्यूटर में ही आप इनको डाउनलोड करते हो, ये आपके कंप्यूटर पे रहते हैं और इनके थ्रू ही आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर पे अगर जब चाहो कि आप किस तरीके से www को एक्सेस करोगे, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर पे एक ब्राउज़र का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ब्राउज़र ही आपको अलाउ करता है कि आप www को एक्सेस कर पाएँ। तो ये ब्राउज़र जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप डाउनलोड करते हैं या पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको इसको रिकॉल कराऊंगी। विकीपीडिया अगर आपने देखा हो, हर कोई विकीपीडिया खोलता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेंट लिखे रहते हैं और प्लस कंटेंट में ब्लू करके कुछ चीज़ें हाईलाइट रहती हैं, और अगर आप उन पर क्लिक करते हो तो एक दूसरा पेज खुल जाता है जिस पेज में उस कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या जो टर्म यहाँ पे लिखा रहता है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो वो जो आपका ब्लू टेक्स्ट होता है जिसके नीचे अंडरलाइन होता है और वो हाईलाइटेड जो टेक्स्ट होता है उसी को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, जहाँ पे एक लिंक होता है, इलेक्ट्रॉनिक लिंक होता है और वो लिंक करता है एक दूसरे टेक्स्ट के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऐसी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें इस तरीके का लिंक होता है और जहाँ पर टेक्स्ट से ज़्यादा और चीज़ें भी होती है, जैसे विकिपीडिया का मैंने एग्जांपल दिया तो वहाँ पे टेक्स्ट होता है, बहुत सारी ऐसी लिंक्स भी होते हैं जहाँ पे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं जहाँ पे आपकी इमेजेस होती हैं। तो ये जहाँ पे टेक्स्ट से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको हम हाइपर मीडिया बोलते हैं। मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके, मतलब मीडिया, डिफरेंट मीडिया जो कि टेक्स्ट ना हो, उनको हम हाइपर मीडिया कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे HTML की। HTML क्या होता है? HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इज अ सेट ऑफ कमांड्स यूज टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट। जो वर्ल्ड वाइड वेब पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो साइट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो पेजेस होते हैं, वो किससे बनते हैं? वो आपके बनते हैं HTML से। HTML एक सेट ऑफ कमांड होता है जिसके थ्रू ही हम वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे HTML S कहीं कहीं लगा रखते हैं, तो S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सिक्योर, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका S हो गया सिक्योर के लिए। नेक्स्ट आपका आता है URL। URL होता क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, जब भी आप ICT पढ़ रहे हैं तो फुल फॉर्म्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा आप याद करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं कंप्यूटर के तब तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है और आप कंप्यूटर में थोड़े वीक हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म्स को याद रखें। लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट्स आर अचीव्ड बाय यूजिंग एन addressing scheme that is in order to link to another document or item, sound, picture, movie. It is called it must have an address. That address is called its URL. अब सिंपल सी बात है, कोई एक पर्सन है तो उसके घर का कोई एड्रेस होता है। अगर आपको कोई चीज़ पोस्ट करनी है, उसको कोई चीज़ भेजनी है तो आप उसके एड्रेस पे ही भेजते हो। इसी तरीके से जो साइट्स होती हैं उनकी भी कुछ URL होते हैं। जो URL होते हैं वो उनके एक तरीके से एड्रेस होते हैं और उन URL के थ्रू ही उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो एक लिंक होता है, चाहे वो साउंड के लिए हो, चाहे पिक्चर के लिए हो, चाहे मूवी के लिए हो या किसी डॉक्यूमेंट के लिए हो, वो जो आपके एड्रेस होता है उसी को हम URL बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक रिसोर्स का अपना यूनिफॉर्म लिंक होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी दो चीज़ों का सेम लिंक होगा। जैसे सबके एड्रेस अलग अलग होते हैं उसी तरीके से आपके इंटरनेट पे भी अलग अलग लिंक्स होते हैं हर एक रिसोर्स के। नेक्स्ट आपका आता है HTTP। HTTP क्या आता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैंने इससे पहले जब बेसिक वीडियो दिया था तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम HTTP क्या होता है आपका। तो HTTP बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। इसको हम पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते थे और कॉमनली इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, बट अब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की बात करी जा रही है। मतलब अब इसका नाम ज़्यादातर हर जगह आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि अब चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं करते, उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र दोनों ही सही हैं, कोई इसमें दोनों गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपकी HTTP S भी लगा रहता है, तो S का मतलब यहाँ पे सिक्योर होता है। यहाँ पे HTML ही होगा, यहाँ पे सिक्योर नहीं होगा। मैंने ये गलती से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, तो यहाँ पे इसको मत रखिएगा। ये HTML है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे आपका HTTP है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या फिर यहाँ पे हम HTTPS भी लिखते हैं इसको, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और आपका S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो HTTP जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने में या ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसको हम HTTP प्रोटोकॉल बोलते हैं। जहाँ पे ये कनेक्शन सिक्योर हो जाता है वहाँ पे हम S लगा देते हैं। अगर वो कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो आपका HTTP ही होगा, सिंपल। अब देखिए, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको HTML नहीं समझ में आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको HTTP नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए मैंने डिटेल में वीडियो देखी है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। क्लाइंट्स एंड सर्वर्स क्या होते हैं? देखिए, क्लाइंट वो होता है जहाँ पर वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है। जैसे अगर मैं कोई रिसोर्स को एक्सेस कर रही हूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट है वो देख रही हूँ नेट पे, तो इसका मतलब मैं क्लाइंट होंगी, और जिसके कंप्यूटर पे वो डॉक्यूमेंट होगा, जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, वो आपका होस्ट कंप्यूटर होगा, उसको हम सर्वर बोलेंगे।
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि सर्वर डाउन है, तो सर्वर का क्या मतलब हुआ कि जो पार्टी जहाँ से वो चीज़ एक्सेस हो रही है वो अभी काम नहीं कर रहा है और इस वजह से हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में, ये बेसिक डिफरेंस है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ अ कंप्यूटर हैज़ अ वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड इट इज़ नोन एज क्लाइंट। अ होस्ट कंप्यूटर दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स इज कॉल्ड एज सर्वर। तो ये आपका बेसिक मीनिंग है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस की। किस तरीके की इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हैं या अभी तक कौन कौन सी इंटरनेट सर्विसेज हमें मिली हैं। तो स्टार्टिंग से इसकी बात हम करें तो सबसे पहले आपका डायल अप था, फिर आपका DSL आया, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फिर आपका केबल आया, केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होते थे, देन आपका सैटेलाइट आया। अब क्या है 3G एंड 4G की हम बात करें, आने वाले समय में हम 5G की भी यहाँ पे इसकी भी आपकी स्टार्ट हो गई है, मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो 5G को भी हम आगे बहुत जल्दी देखेंगे। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज है। जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने सिर्फ 4G तक पढ़ाया था, 4G तक ही इंपॉर्टेंट है 5G की, बट मैंने सुना है कि 5G की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई इंडिया में, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत 5G के बारे में भी पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें बस जान लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेट के केस में, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका मॉडेम और दूसरा है आपका राउटर। मॉडेम जो है इसको हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं या मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। ये मॉड्यूलेट करता है एंड डीमॉड्यूलेट करता है। ये एक कंबाइंड डिवाइस होता है फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका टेलीफोन लाइन के थ्रू वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है राउटर। राउटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि आपका हेल्प करता है डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, उसको हम राउटर बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिवाइस है या फिर हार्डवेयर है जो कि आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका TCP प्रोटोकॉल है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू देखिए इज अ स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ नेटवर्क कन्वर्सेशन वाया विच एप्लीकेशन प्रोग्राम आर कैन एक्सचेंज डेटा। तो इसमें हम किस तरीके से डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, उसको ये प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करेंगे। जो डेटा आपके जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो करती है, डेटा फ्लो करता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो करता है, तो उसको मैनेज करना काम होता है आपकी प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एक अनदर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके इंटरनेट से ही रिलेटेड है। डोमेन नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, इसको शॉर्ट में हम DNS बोलते हैं। ये आपका एक आप कह सकते हो कि ये डोमेन नेम्स प्रोवाइड किया जाता है वेबसाइट्स को, ठीक है। जैसे आपके डिफरेंट डोमेन नेम्स होते हैं, मान लीजिए www.thedynamicstudy.com, ठीक है, study.com। तो यहाँ पे क्या है, .com एक आपका डोमेन नेम है या इसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डोमेन नेम होते हैं। इसके अलावा कंट्री डोमेन नेम भी होते हैं, जैसे कि आपका .in हो गया, आपका क्या और बहुत सारे .pk हो गया पाकिस्तान के लिए, या आपके डिफरेंट इस तरीके से डिफरेंट डॉट करके कंट्री के नेम्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क होता है, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको अपना खुद का नेटवर्क चाहिए होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ही काम कर सकें और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हो वो सिर्फ उनके बीच में ही एक्सेसिबल हो। तो जिस तरीके से इंटरनेट में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट में भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, बट ये क्लोज्ड नेटवर्क होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें अपने कंप्यूटर के थ्रू आप कभी भी जाकर उनके रिसोर्स को ले सकते हैं। जैसे इंटरनेट पे क्या होता है कि कोई भी उसको आपको बस अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है और आप इंटरनेट के मतलब उसमें कनेक्ट हो गए,
बट जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसमें हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, उनका जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर होता है और वो सिर्फ उनके नेटवर्क के लिए होता है। ऐसे नेटवर्क को हम इंट्रानेट बोलते हैं। इसके यूजेस बहुत होते हैं। बहुत सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने वर्क के लिए इसको यूज़ करती हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो वो सिक्योर रहे। उसके साथ साथ जो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ, कोई उनको इशूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, वो किसी को भी शेयर कर सके। इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है इंटरनेट एंड इंट्रानेट के अंदर। देखिए, पहले जब से मैं कंप्यूटर्स पढ़ रही हूँ और हर बार ऐसा होता था कि जब भी इंट्रानेट अगर आपके टॉपिक में होता था तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना रहता था कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। मतलब इंट्रानेट वर्ड मैंने जब से सुना है पहली बार, तब से लेकर जब ये कोर्स में रहा है मेरे, तब ये क्वेश्चन ज़रूर आया है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट अब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्या होता है जिसमें कोई भी एक्सेस कर सके। इंटरनेट क्या होता है? जो कि सिर्फ अपनी एक कंपनी हो, पर्टिकुलर कंपनी हो या इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसी के लोग आपस में बैठ के उसमें कम्युनिकेट कर सके और उन्हीं का सिर्फ नेटवर्क है, कोई दूसरा थर्ड पार्टी उसमें नहीं इन्वॉल्व है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट में आपका थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो आपका नेटवर्क होता है ये थोड़ा सा ओपन कर दिया जाता है सिर्फ उनके स्टेक होल्डर्स के लिए। ऐसा नहीं होता है कि मैं उसकी स्टेक होल्डर नहीं हूँ तो मुझे भी वो ज़बरदस्ती मैं उसमें लॉग इन कर लूँगी या मैं उनके नेटवर्क में आ जाऊँगी। सिर्फ जो उनके स्टेक होल्डर होंगे, जिनके पास लॉग इन होगा, जिनके पास क्रेडेंशियल होंगे, वही उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एंटर कर पाएंगे और इस तरीके के नेटवर्क को हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। एंड एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू सिक्योरली शेयर पार्ट ऑफ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस विद सप्लायर, वेंडर, पार्टनर्स, कस्टमर और अदर बिजनेसेस। तो जब भी इस इंट्रानेट वाले को लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उसको एक्स्ट्रानेट बनाकर बाकी लोगों से शेयर करनी है, उसके स्टेक होल्डर्स से शेयर करनी है, उसके वेंडर्स के साथ शेयर करनी है, उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ शेयर करनी है, तो वो अपने नेटवर्क को एक्स्ट्रानेट बना देता है। वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड वांट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ईमेल। ईमेल होता क्या है? तो ईमेल ऑफ कोर्स सबको पता होगा कि ईमेल होता क्या है। ईमेल है क्या? ईमेल एक शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। इसको हम भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए। इसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, टेलीकम्युनिकेशन का हम यूज़ करते हैं। ईमेल में आपके बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, अटैचमेंट भी हो सकती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भेज सकते हो या फिर आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी इसमें भेज सकते हो। जो पहला ईमेल था वो सेंड किया था रे टॉमलिनसन ने 1971 में, ये आप जरा याद कर लीजिए। उसके अलावा एडवांटेजेस हम देखेंगे कि ईमेल के क्या क्या एडवांटेज हैं। फ्री डिलीवरी होता है, ग्लोबल डिलीवरी होती है, इंस्टेंट डिलीवरी होती है, फाइल अटैचमेंट रहता है, इसमें आप कोई भी फाइल भी अटैच कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज रहता है, कितना भी आप ईमेल आप लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। जिसको आप चाहे उसको डिलीट कर सकते हैं ईमेल, जिसको नहीं चाहते हैं, जो सिक्योर करके रखना चाहते हैं, वो आप अपने ईमेल्स सिक्योर करके रख सकते हैं, उनको आप स्टोर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कोई भी पेपर का यूज़ नहीं होता है इसमें। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं ईमेल के। अब कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि ईमेल से रिलेटेड हैं एंड इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले आपका आ जाता है सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। और एक आता है आपका बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में क्या होता है? कार्बन कॉपी आपने देखा होगा, जैसे ये ईमेल है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे आपका या रेसिपिएंट मान लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाता है सीसी और यहाँ पे होता है बीसीसी। तो अगर आपको काफ़ी सारे लोगों को मेल करना हो तो आप सीसी में उनको डाल सकते हो। तो उसमें अगर आपने सीसी में डाला तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने किसको किसको और किसको किसको मेल किया है। मतलब उनको ये विजिबल होगा कि ये मेल मेरे अलावा इन लोगों को और भेजा गया है। बट यही चीज़ अगर आप बीसीसी में डालोगे तो उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसको भेजा गया है। तो ऐसा क्या यूज़ होता है? जैसे मान लीजिए किसी को मार्केटिंग करनी है किसी चीज़ की, ठीक है, अब मार्केटिंग करनी है तो वो क्या करेगा? वो एक ऐसा प्रॉपर मेल लिखेगा कि डियर कस्टमर
और वो आपका नाम नहीं मेंशन करेगा, सिर्फ डियर कस्टमर करके वो पूरा मेल लिखेगा और उसके बाद बीसीसी में सारे लोगों को, चाहे वो 1000 लोग हो चाहे 2000 लोग हों, सबको यहाँ पे वो डालेगा बीसीसी में और उसके बाद आपको सेंड कर देगा। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ वो उस पर्सन ने मुझे ये पर्सनली मेल किया है। तो इस तरीके से ये बीसीसी का फ़ायदा होता है। जब आपको बहुत ही बल्क में ईमेल भेजने होते हैं तो हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ बल्क की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये कि आप चाहते नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको ये पता चल सके कि ये मेल किसी और को भी भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस तो आपको पता ही है, ईमेल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप लोगों को ईमेल भेजते हो। उस एड्रेस के अगर नहीं है तो आप ईमेल नहीं भेज सकते हो। उस एड्रेस से ही हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस पर्सन को भेजना है। नेक्स्ट आपका आता है ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी का मतलब होता है कंटेंट। जो कंटेंट आप उस पर्टिकुलर ईमेल में लिख रहे हो उसको हम ईमेल बॉडी बोलते हैं। फिर आपको होते हैं ईमेल क्लाइंट। एंड ईमेल क्लाइंट इज अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विच इज़ यूज टू रीड एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आप भेज रहे हो, बट किस प्रोग्राम के थ्रू आप भेज रहे हो? क्या वो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो प्रोग्राम? ऑफकोर्स नॉट। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ईमेल क्लाइंट होगा जो कि आपको सर्विस दे रहा है, चाहे वो जीमेल हो चाहे हॉटमेल हो, जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर मेल को भेज पा रहे हो और उसी के थ्रू आप इसको रीड एंड सेंड कर पाते हो। नेक्स्ट आपका आता है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम प्रॉपर मेल भेजते हैं। इट डिफाइंस अ मैसेज फॉर्मेट एंड अ प्रोसीजर टू रूट मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया ईमेल सर्वर। किस तरीके से ये रूट बताता है कि किस तरीके से कहाँ से मैसेज कहाँ जाना है। उसके लिए आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ये मेल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ से आपको ईजिली याद हो जाएगा कि ये रूट करता है। नेक्स्ट आपका आता है IMAP। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आपको पता होगा कि आप तुरंत मेल भेजते हो और तुरंत सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाता है। तो ये आपका जो होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग के काम आता है और ये आपका इंटरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है फॉर रिट्रीविंग अ पर्टिकुलर मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेल टू। मेल टू आपका एक टैग होता है जिसके थ्रू आप बताते हो कि किसको मेल भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जिसमें जो पर्सन होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो आपको समथिंग कुछ बन के आपको मेल करती है और आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कई बार आपको मेल आता होगा कि SBI ने आपके बैंक को चेंज कर दिया है या आपका अकाउंट चेंज हो गया या आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है या फिर आप इतने लाख रुपए की लॉटरी जीत गए। तो ये सब क्या है? ये एक फिशिंग आपकी प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस के थ्रू कोई पर्सन आपका एक्ट करता है एज ट्रस्टेड थर्ड पार्टी और वो ऐसा लगता है आपको कि वो थर्ड पार्टी है, कोई ट्रस्टेड पर्सन है, बट वो रियल में नहीं होता है। उसका जो पर्पस होता है वो होता है आपकी प्राइवेट डेटास को चुराना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन करता है ईमेल सर्वर को और एक वे बताता है कि किस तरीके से हमें मेल मिलता है। इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, मतलब कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से मेल भेजा जा रहा है एंड रिसीव किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका स्पैम है। स्पैम वो सारे मेल होते हैं जो कि अनसॉलिसिटेड होते हैं, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में आ रहे हैं, जो आपके यूज़ के नहीं है, जो आपके पर्पस के नहीं है, वो अक्सर आपके स्पैम फोल्डर में शो करते हैं। स्पैमर वो पर्सन हो सकता है या फिर वो कंपनी होती है जो कि इस तरीके के स्पैम ईमेल्स भेजती है। टू या द टू क्या होता है? वो लाइन होती है जिसमें आपके प्राइमरी रिसिपिएंट्स या फिर रिसिपिएंट्स होते हैं, मतलब BCC एंड CC के ऊपर जो टू होता है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। देन आपका आता है यूनिकोड। यूनिकोड इज अ वे टू रिप्रेजेंट characters and symbols on computer and device which support for most of the words writing system। जितना भी वर्ड का राइटिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश हो गया, अफ्रीकन हो गया, अरेबिक हो गया, एशियन हो गया, हिंदी हो गया, वेस्टर्न हो गया, ये सारे कोड्स जो आप लिखते हो कंप्यूटर में वो किस तरीके से दिखते हैं, कौन ऐसा है जो इसको सपोर्ट करता है, तो वो आपका यूनिकोड है जो कि इन सारे कैरेक्टर्स को या सिम्बल्स को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 ही समझ सकता है, तो कौन होगा ऐसा, क्या कोई ऐसी प्रोटोकॉल बनाई गई होगी, ऑफकोर्स कोई ऐसा कोड बनाया गया होगा जो कि इन कैरेक्टर एंड सिम्बल्स को कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता होगा, तो वो आपका होता है यूनिकोड। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफकोर्स आपको पता है कि सब्जेक्ट में आप हमेशा एक हेडिंग में लिखते हो कि क्या क्यों आप मैसेज को भेज रहे हो। जैसे
आप एक प्रॉपर वे होता है ईमेल भेजने का। अगर आपने पूरी कहानी आप सब्जेक्ट में नहीं लिख सकते हो, आप सब्जेक्ट में सिर्फ आपको, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे, आप लेटर लिखते थे, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट में लिखना होता था कि आप किस लिए, क्या पर्पज़ है आपके मेल का। वो पहला ही ऐसा जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसी से आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये पूरा मेल पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मेरे पर्पज़ का है या नहीं है। देन आपका आता है थ्रेड चेकिंग। थ्रेड चेकिंग आपका थ्रेड वैकिंग भी होता है, इसलिए आपका मेलिंग लिस्ट को स्टीर ऑफ करने का पर्पस होता है, मतलब किसी की मेलिंग लिस्ट को चुराना या उसके जो उसकी डेटास है उसकी रिडेंडेंसी करना, डुप्लीकेसी करना, ये सारी आपकी चीज़ें थ्रेड जैकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल आपकी थ्रेड चल रही होती है ईमेल की, उसी थ्रेड का सब्जेक्ट सेम रहता है, बट कंटेंट इंसान चेंज करके अगर आपको भेज दे तो आपको पता नहीं चल पाएगा और आप उसको कंसीडर करोगे। इस मतलब इस तरीके की प्रोसीजर को हम थ्रेड जैकिंग बोलते हैं, ठीक है। देन आपका आता है वॉर्म। अब अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एक बार बेसिक वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक तरीके का वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम में घुस जाता है और वो क्या करता है, वो बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन की कॉपीज़ बनाता है और उसकी वजह से आपका जो उसकी मेमोरी है या जो आपकी आप कह सकते हैं जो हार्ड डिस्क है वो भर जाती है और आपकी मेमोरी फुल हो जाती है किसी भी सिस्टम की, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो। तो उसको हम वॉर्म बोलते हैं। इन सारे प्रोग्राम को, इस तरीके के प्रोग्राम को जो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, उनको हम वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि किसी दो लोग आपस में या दो से ज़्यादा लोग आपस में डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के एक दूसरे के थ्रू फेस टू फेस या फिर ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे सिर्फ ऑडियो अवेलेबल होगा, वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहले तो सबसे पहले इसका हार्डवेयर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपका कैमरा आ गया, या जो अब तो कैमरा आपका लैपटॉप में या कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है। पहले क्या होता था कि कैमरा अलग से यूज़ करना पड़ता था आपको, प्लस उसका क्या हो गया, आपका लैपटॉप हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया। और इसके अलावा क्या हो गया कि प्रॉपर आपने कोई आपने मतलब जैसे आपने अगर अलग से कैमरा लगाया है तो उसके लिए ट्राइपॉड या ऐसा कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि जो नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है द कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट और रूम, जहाँ पे बैठ के आप बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर रूम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 3 एसेंशियल कंपोनेंट होती हैं किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह अगर शेड्यूल करनी हो तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन में वर्चुअल जो हमारी वर्चुअल टीम्स हैं उनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं, लोग जाना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी जो कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम आपको अलाउ कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर रही है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऐसे फील्ड है जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें हेल्पफुल है, सच एस आपकी पढ़ाई हो गई, मीटिंग्स हो गई, आपके डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो गए, मेडिसिन हो गया, टेली मेडिसिन हो गया। तो ये आपकी डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आईसीटी एंड गवर्नेंस। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आईसीटी एंड गवर्नेंस होता क्या है? तो देखिए आईसीटी एंड गवर्नेंस में हम पूरा जो आप कह सकते हैं कि जितना भी आपका डेटा है या आपका जो भी गवर्नेंस है, मतलब आप ई गवर्नेंस इसको बोलते हैं, आप ई गवर्नेंस भी इसको बोल सकते हैं, मतलब हर तरीके का गवर्नमेंट वाला पार्ट गवर्नेंस का काम करना और उसको करना विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, वो आपका आईसीटी एंड गवर्नेंस में आएगा। तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करेंगे। तो आईसीटी को अगर हम गवर्नेंस में अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों की आंसरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इंक्रीज हो जाएगी, करप्शन इससे रिड्यूस होगा, पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेशन के ऊपर हम फोकस देंगे ज़्यादा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
तो ये आपके बेसिक बेनिफिट्स हैं आईसीटी इन गवर्नेंस के। इसके अलावा अगर आईसीटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1 से ज़्यादा भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी आपके सेट में ना आए और वहाँ पे 1 से ज़्यादा आपके आईसीटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन आ जाए, तो किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया जो ऐसा टॉपिक है जो कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकता है या यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है? ये एक प्रोग्राम है आपका जिसके थ्रू हम इंडिया को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, डिजिटली एम्पावर करने की बात कर रहे हैं और इंडिया को हम एक नॉलेजेबल फ्यूचर देने की बात कर रहे हैं, हम नॉलेज बेस्ड फ्यूचर देने की बात कर रहे हैं। विजन क्या क्या है डिजिटल इंडिया के? तो 3 की एरियाज़ हैं जहाँ पे काम किया जाएगा डिजिटल इंडिया में। सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हर एक पर्सन को इंटरनेट से जोड़ना, उनको डिजिटली इनेबल करना, ये पहला की एरिया है। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, मतलब वो सारी सर्विसेज जो भी गवर्नेंस की सर्विस है वो सारी सर्विस इंटरनेट से जोड़ना या फिर उसको डिजिटल करना ताकि हर एक पर्सन अपनी डिमांड के ऊपर हर एक सर्विस को ले सके, गवर्नमेंट की हर एक सर्विस हर एक पर्सन की डिमांड पे अवेलेबल हो। एंड लास्ट है आपका डिजिटली एम्पावर करना सिटीज़न में, इसमें सिटीज़न को अवेयर करना, उनको डिजिटल नॉलेज देना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको जो 3 के एरियाज़ हैं यहाँ सब के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में आपको समझाया है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये 3 की एरियाज़ हैं जो कि आपको याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कौन से वो 9 पिलर्स हैं जो कि जिन पे डिजिटल इंडिया बेस्ड है। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लीजिए, इनको मैं डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, मतलब वीडियो प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में वो नेम्स आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपका आता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, देन आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन आता है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल आता है, फिर आपका ई गवर्नेंस आता है जिसमें रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी है, देन आपकी ई क्रांति आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है जिसका मतलब, एंड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल आती है, हर कोई कहीं से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आती है, टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट की, मतलब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड आईटी फॉर जॉब्स, जॉब में हम आईटी को इंक्रीज़ करेंगे, आईटी को इन्हांस करेंगे। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम भी आपका 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया में ही आता है। तो ये 9 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी नेम्स आपको पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस आईसीटी बेस्ड सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है डिजिटल इंडिया के अंडर में? तो सबसे पहले आपका नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जिसको हम NOFN प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को फैलाया जा रहा है ताकि जो आपको स्पीड मिल रही है उससे बेटर स्पीड आपको मिल सके इंटरनेट की। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन, मतलब रूरल एरियाज़ को जो गांव हैं उनको भी इंटरनेट से जोड़ना। उसके बाद आपका आधार आता है, मोबाइल सेवा आती है, पे गवर्नमेंट आता है एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये सारे आपके डिजिटल इंडिया के डिफरेंट सर्विसेज हैं या डिफरेंट एरियाज़ है जिसमें डिजिटल इंडिया के थ्रू काम किया जा रहा है। डिजिटल लॉकर्स हैं, आपके डिजिटल लॉकर भी प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स एंड आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट मार्कशीट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, मतलब डिजिटल फॉर्म में। देन आपका गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर बिजनेसेस भी बनाया गया है जिसमें आपका ई-बिज़ प्रोजेक्ट आता है, द MCA 21 आता है एंड ई-ट्रेड आता है। उसके बाद आपका डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका पे आता है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज डिलीवरी गेटवे आता है, भीम ऐप भी है इसमें। देन आपका डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म आता है जिसको DIP बोलते हैं, इंडिया डेवलपमेंट गेटवे आता है जिसको INDG बोलते हैं एंड लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आता है जिसको LPMF बोलते हैं। देखिए इस बार के एग्जाम के लिए चूँकि ये नया टॉपिक है आपका तो बहुत ज़्यादा आपको डीप में इसमें से नहीं पूछा जाएगा। आप नेम्स याद कर लीजिए और बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए, जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया है उतना आप याद कर लीजिए।
अगला जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें ज़रूर ये डीप से क्वेश्चन पूछेंगे और हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ में बस मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें भी एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ें और उनके बारे में भी हमें डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, देन आपका आता है यूजेस ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए लोगों को, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए, या उसके साथ साथ पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको बताने के लिए, जेनरिक इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए, पब्लिक रिलेशनशिप के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एंड लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के पर्पसेस हैं जिसको सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट अपना फुलफिल कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है। उसके बाद आता है आपका ई गवर्नेंस मॉडल। तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, 4 बेसिक मॉडल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि आपके अगेन ये आपके डिजिटल जो आपका ICT है उसी पे बेस्ड है, जिसमें आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन आता है जिसको हम G2C बोलते हैं, फिर आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आता है एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस आता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब कस्टमर भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल जो सिटीजन है उसका गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो। देन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ हो गया, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों। उसके बाद आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब गवर्नमेंट हो गया, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप को भी हम डिजिटली इस तरीके से बनाए हैं, मतलब ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू उनको हम फुलफिल करते हैं। तो अब आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब बस एक ही टॉपिक आपका बचता है जो कि है आपका डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, जिसकी हम क्लास 11 में हम उसकी बात करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 10 क्वेश्चंस जो कि आपके आज के टॉपिक पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है आपका application dash applications refers to those application in which text, sound, graphics, motion, video and animation are all combined। कौन से ऐसे आपके एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक, मोशन, वीडियोस एंड एनिमेशन हर कुछ कंबाइन होता है। तो राइट आंसर आपका है, जल्दी से राइट आंसर आप बता दीजिए, वीडियो पॉज करके आप अपनी जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप आंसर करिए। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ टॉक दैट कैन बी ऑटोमेटिकली डाउनलोड ओवर द इंटरनेट एंड इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट। कौन सा ऐसा टॉक होता है जो कि इंटरनेट पे होता है, उसको आप वहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो टॉक की बात करी है तो ऑफकोर्स ये आपका पॉडकास्ट होगा। तो राइट आंसर आपका है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो हर एक स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए यहाँ पे और उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। तो ये मैंने आपको तुरंत बताया था, वीडियो स्टार्ट होते ही हमने पढ़ा था, और ये आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट का पार्ट था। तो राइट आंसर होगा, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिए और राइट आंसर दे दीजिए। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज मॉडेम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू द रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल ओवर द इंटरनेट। तो किस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो रियल टाइम टेलीफोन कॉल होती है लोगों के बीच में और इंटरनेट के थ्रू, इसको हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इसके लिए। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर है आपका डी, दैट इज टेलीफोन, इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट फूल अ यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस। तो कौन सा ऐसा वायरस होता है जो कि लोगों को फूल बनाता है और उनको ऐसे दिखाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल एप्लीकेशन है। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज ट्रोजन, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपके ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन दिखाते हैं, बट रियल में वो एक वायरस होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो कौन किसी और की आइडेंटिटी को अपना कर लोगों की इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए उनको फूल बनाता है या उनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उनसे पाने की कोशिश करता है, ऐसे स्कैम्स को हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीडियो प्रोसेसर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो क्या होगा, वीडियो प्रोसेसर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज VGA, विजुअल ग्राफिक्स एरे एंड मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ टाइप ऑफ
malicious software program whose primary function is to infect other computers while remaining active on infected system। तो कौन सा ऐसा malicious प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू वो सिस्टम पे रहता है और उसके साथ साथ वो बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है एक्टिव रह के और पूरे सिस्टम को वो इन्फेक्ट कर देता है। तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज कंप्यूटर वॉर्म, जिसको हम वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इज। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में भी और आगे भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएं। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज पीपीटी। ओके, और ये आपका वीडियो का एंड है। इस पे जितने भी नोट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आई होप ये आज का जो टॉपिक है क्रैश कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो बेसिक वीडियोस हैं उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से उस बेसिक वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।